हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 23। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस कहानी का महा एपिसोड है। आयान का रूम। पाखी और आयान दोनों ही आराम से बिस्तर पर लेटे हुए थे, मगर उन दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। आयान अपने मन में सोचते हुए खुद से ही बोला, बस एक दिन और बाकी, उसके बाद मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा मैं कौन हूँ और क्यों मैंने तुमसे शादी की थी। यहाँ तक कि तुम्हें छोड़कर जाने की वजह और तुम्हारे पास न आने की वजह, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारी नफरत नहीं झेल सकता, ना ही मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा पाखी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था, जिसने हम दोनों को मजबूर किया था, एक दिन बाद उसका असली चेहरा भी सबके सामने होगा। सोचते हुए ही आयान थोड़ा परेशान भी होता है। ठीक वैसे ही पाखी भी अपने मन में बोली, बस कल का दिन और, मोहिनी, उसके बाद तुम अपनी असली जगह पर पहुंच जाओगी, जो कि जेल है, और अपनी बाकी सारी जिंदगी तुम्हें जेल में ही गुजारनी होगी। तुम्हारे कारण मैंने अपना सब कुछ खोया। तुम्हारी वजह से मैं बचपन में ही अपने मॉम डैड से दूर हो गई थी, और तुम्हारे इस सौतेले बेटे की वजह से मैं अपने उस बाबा से दूर हो गई, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। नफरत तो मैं तुम दोनों से ही एक जैसी करती हूँ, मगर पहले तुम्हें तुम्हारी सही जगह भेज दूँ, उसके बाद मैं इस आयान से भी निपट लूंगी। पार्टी वाला दिन। आज की सुबह हर किसी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली थी। आज से काफी सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली थी। इस समय सुबह के 10 बज रहे थे और डेकोरेटर ने आकर अपनी सारी टीम के साथ सारा रघुवंशी महल को दुल्हन की तरह सजा दिया था, और सारे महल के साथ साथ सारा गार्डन भी काफी अच्छे से सज चुका था। सारे मेहमानों को इनविटेशन कार्ड भेज दिए गए थे। पार्टी की सारी तैयारियां अभी जोरों शोरों से हो चुकी थी। इस समय पाखी अपने कमरे में बनी बालकनी में लगे झूले पर बैठी अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है, और उसी के साथ वहीं पर तनु भी बैठी हुई होती है। वे दोनों आपस में बातें कर रही होती है। तनु बोली, आज की रात काफी कुछ होने वाला है, और आज की रात आयान के सामने तेरी असलियत पहचान भी आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तूने सोचा भी है तुम दोनों के रिश्ते का क्या अंजाम होगा? कहते हुए ही तनु कुछ सोचने लगती है। पाखी ने कहा, मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी बात से फर्क पड़ता भी है तो बस इस बात से कि मुझे अपने अपनों की मौत का बदला लेना है और कुछ नहीं। और रही बात आयान की, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पाखी एकदम रूखेपन में बोली। तनु ने कहा, पाखी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। पाखी ने कहा, कौन सी बात? तनु बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तनु अपनी बात बदलते हुए बोली, आर्यन का रूम। मैंने बहुत कोशिश की बाकी मैं तुम्हें भूल जाऊं, और मैं तुम्हारे और आयान तुम दोनों के बीच में ना आऊं, मगर मुझे माफ करना पाखी, मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने सच में बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, मगर मैं नहीं कर पाया। पाखी, मैं सच में नहीं कर पाया, और मैं अब चाहूं भी तो तुमसे दूर नहीं जा सकता, ना ही तुम्हें अपने ही सौतेले भाई के साथ और बर्दाश्त कर सकता हूँ। बहुत हुआ अब अच्छे होने का नाटक, और अब मैं नहीं कर सकता। आज तक मैंने जो भी चाहा उसे हासिल किया है। फिर पाखी तो मेरा प्यार और जिद दोनों ही है। मैं पाखी को नहीं भूल सकता, ना ही उसके बगैर जी सकता हूँ। पाखी मेरा इश्क और जुनून दोनों ही है, और मैं पाखी को पाकर ही रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे तुम्हें रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े, मैं करूंगा, मगर मैं अब पाखी से दूर नहीं रहने वाला। आर्यन अपने रूम में बैठा अपने मोबाइल में पाखी और अपनी फोटो देखते हुए खुद से बातें करते हुए बोला, मुझे कुछ तो करना ही होगा, कुछ ऐसा जिससे मेरे रास्ते का कांटा भी हट जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। मुझे कुछ तो करना ही होगा। कहते हुए ही आर्यन कुछ सोचने लगता है, और थोड़ी देर काफी कुछ सोचने के बाद आर्यन अपना मोबाइल उठाता है
उसमें किसी का नंबर डायल कर देता है। कुछ रिंग जाने के बाद ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होती है और एक आदमी की आवाज आती है। हेलो बॉस, आज कैसे याद किया आपने? मैं तुम्हें किसी की फोटो भेज रहा हूँ। आज रात ही तुम्हें उसे खत्म करना है। तुम्हारे पास बस आज रात का ही समय है। आर्यन अपने सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला। ठीक है बॉस, आज रात आपका काम हो जाएगा, बस आप फोटो भेज दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कहते हुए वो आदमी हंसने लगता है। उस आदमी की बात सुन आर्यन कॉल कट कर देता है और आयन की फोटो उसे भेज देता है, जिसे भेजने के बाद वह बड़े ही आराम से बेड पर लेट जाता है और खुद से ही बोला, कोर्ट ने तुम्हें 6 महीने का समय दिया है पाखी, पर मैं 6 दिन भी अब और इंतजार नहीं कर सकता। ना ही मैं तुम्हें उस आयान से के साथ बर्दाश्त कर सकता हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आयान से नफरत की है। सिर्फ और सिर्फ नफरत। और वो बेवकूफ मेरी इस नफरत को प्यार समझ बैठा। पर अब और नहीं। अब मैं थक चुका हूँ ये सब नाटक करते करते। कहते हुए ही आर्यन मुस्कुरा रहा होता है। मोहिनी अपने कमरे में बैठी बहुत परेशान होती है और वह अपने मोबाइल में कुछ फोटो देख रही होती है, जिन्हें देखते हुए ही उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है। वह खुद से ही बातें करते हुए बोली, इतना समय हो गया मगर अभी तक उस लड़की का पता नहीं चल पाया। पता नहीं कौन से बिल में छुप कर बैठी है वो लड़की, जिसकी ना ही लोकेशन पता चलती है, ना ही उसका कोई नाम या पता मालूम हो रहा है। पता नहीं वह लड़की क्या करने वाली है। अगर ये सारी फोटो किसी और के हाथ लग गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। कहते हुए वो खुद से ही बातें कर रही होती है। अभी वह खुद से बातें कर रही होती है, तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिसे महसूस करते हुए वो एकदम डर जाती है और उसी डर के कारण उसके हाथ से उसका मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है, साथ ही उसके दिल की धड़कन भी काफी तेज हो जाती है। उसे अब ऐसा लगने लगता है जैसे उसके पति मोहित ने उसकी सारी बातें सुन ली और अब वह सब सुनकर उससे सवाल जवाब ना करने लगे। सोचते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। क्या हुआ आंटी जी? आप कुछ परेशान सी लग रही हो। पाखी मोहिनी के सामने जमीन पर पड़ा मोबाइल उठाते हुए बोली। जैसे ही मोहिनी वहां पाखी को देखती है वह और भी ज्यादा हैरान होती है और उससे भी ज्यादा डर तो जब वह जाती है जब वह देखती है पाखी ने उसके मोबाइल में वो सारी फोटो देख ली है। यह देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और उसी डर के कारण उसे अब खड़ा होना भी नहीं बन रहा था। ये क्या आंटी जी, आप खूनी हो? आपने लोगों का खून किया है? आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने ऐसा किया तो क्यों किया? मैं तो आपको एक शरीफ इंसान समझती थी, मगर आप तो खूनी निकली। आपने 3 लोगों की जान ले ली। कहते हुए पाखी गुस्से में मोहिनी को देख रही होती है। नहीं पाखी, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारी फोटो नकली है। मेरा यकीन करो पाखी, मैंने किसी को भी नहीं मारा। कहते हुए ही मोहिनी पाखी से अपना मोबाइल लेने लगती है। नहीं, अब ये मोबाइल आपको नहीं मिलेगा। अब ये सारे लोग जानेंगे आप कितनी बड़ी झूठी और खूनी औरत है। अब मैं ये सारी फोटो सभी को दिखा दूंगी। पाखी बाहर जाते हुए दरवाजे से जाने लगती है। नहीं पाखी, रुको। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। तुम ये फोटो किसी और को नहीं दे सकती। कहते हुए मोहिनी पाखी से मोबाइल छीनने लगती है और पाखी भी उस मोबाइल को कसकर पकड़ लेती है। अब उन दोनों में मोबाइल को लेकर झगड़ा होने लगता है और इसी छीना झपटी में मोहिनी का मोबाइल पाखी के हाथ से छूट जाता है और वह हवा में उड़ते हुए जाकर पानी के जग में गिर जाता है, जिसे देख मोहिनी जोरों से हंसने लगती है और पाखी बस हैरानी से हंसती हुई मोहिनी को देखती रहती है। अब तुम किसी को कुछ नहीं बता पाओगी पाखी, और तुम किसी को कुछ कहोगी भी तो कोई तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। कहते हुए मोहिनी वापस से हंसने लगती है। वो अभी हंस ही रही होती है, इतने में ही मोहिनी के कानों में किसी की काफी जोरों से हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही मोहिनी की हंसी तो कहीं गायब ही हो जाती है और वह जैसे ही सामने देखती है वैसे ही उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती। रात का समय,
सारे गेस्ट आ चुके थे और पार्टी भी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। मोहित अपने कुछ कुछ बिजनेस पार्टनर और दोस्तों के साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं, तो वंदना भी अपनी किटी पार्टी वाली दोस्तों से बातें कर रही होती है। आर्यन पार्टी में एक तरफ तनु के साथ खड़ा बातें कर रहा था, तो पाखी आयान के साथ उसकी व्हील चेयर के पास खड़ी होती है। अभी इस समय भी आयान के पैर पर प्लास्टर और हाथ में बैंडेज बंधी हुई होती है, जिस कारण आयान व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है। सारे ही गेस्ट अपने आप में मग्न होते हैं, मगर कोई था इस पार्टी में जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, और वह कोई नहीं बल्कि मोहिनी होती है, जिसके चेहरे का रंग इस समय उड़ चुका था। साथ ही वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और उम्मीद कर रही थी कि आज किसी भी तरह से उसका सालों पुराना राज बाहर न आ सके। और उसने जिस इंसान को आयान को मारने के लिए कहा, वह जल्द से जल्द आयान को मार दे, ताकि उस इंसान को समय न मिल पाए उसका सच बाहर लाने का। मोहिनी अपनी सोच में डूबी यह सब सोच ही रही थी। आर्यन तनु के साथ खड़ा बातें कर रहा था, मगर उसकी भी नजर उस पार्टी के हॉल में फैली हुई थी और वह उम्मीद कर रहा था जिस आदमी को उसने अपना काम सौंपा है वह काम पूरा हो जाए और आयान उसके रास्ते और जिंदगी से दोनों ही जगह से गायब हो जाए। तनु ने आर्यन को सोच में देख कहा, लगता है तुम्हारी कोई खास स्पेशल दोस्त इस पार्टी में आने वाली है, तभी तो तुम्हारी नजरें बस उसे ही ढूंढ रही है और तुमने अपने उस दोस्त के बारे में हमें बताया नहीं। ये कहते हुए तनु मुस्कुरा रही होती है। आर्यन उदास होते हुए बोला, मेरी कोई खास दोस्त नहीं है तनु, ना ही मेरी जिंदगी में कोई भी स्पेशल है, बल्कि जो मेरे लिए सबसे खास और स्पेशल थी आज वो ही मुझसे दूर जा चुकी है। जिस लड़की को मैंने अपना सब कुछ माना, जिसे मैंने अपने दिल से चाहा, आज वही लड़की मुझसे इतनी दूर जा चुकी है जिसे मैं अब चाह कर भी कभी वापस नहीं पा सकता। और शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा था मुझे मेरा सच्चा और पहला प्यार मिले। तभी तो मेरी शादी वाले दिन ही मेरा प्यार किसी और का हो गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। शायद यही मेरी किस्मत है। ये बोलते हुए आर्यन बहुत उदास हो जाता है। तनु आर्यन के कंधे पर अपना एक हाथ रख बोली, तुम ऐसे उदास मत हो आर्यन, एक दिन तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिल जाएगा, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा। वैसे भी जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। ठीक वैसे ही जो तुम्हारी किस्मत में होगा वही तुम्हें मिलेगा। इसलिए तुम्हें इतना सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है बहुत ही जल्द तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। ये बोलते हुए तनु की नजर आर्यन के सुंदर चेहरे पर होती है। आर्यन अपने मन में कहा, हाँ तनु हाँ, बहुत ही जल्द मेरा प्यार मेरी पाखी मेरे पास होगी और हम दोनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे आयान के आने के पहले हम दोनों साथ में खुश थे। बस आज की रात किसी भी तरह उस आयान की जिंदगी की आखिरी रात बन जाए, उसके बाद तो बाकी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा, आयान भी नहीं। आर्यन अपने मन में सोचते हुए ही काफी खुश हो रहा था, जिसे इसे खुश देखकर तनु के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। इधर आयान और पाखी दोनों ही गेस्ट की भीड़ में थोड़ा ही दूर हॉल के ही एक कोने में बैठे हुए थे। इस समय पाखी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, न ही उसे देखकर पता लगाया जा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रही है। तो पाखी से उलट आयान के चेहरे पर काफी गंदे भाव थे। वह अपना चेहरा काफी अजीब सा बनाकर अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, मगर क्या, ये तो बस आयान ही जानता था। आयन और पाखी दोनों ही शांत बैठे थे एकदम। उनके बीच एकदम खामोशी पसरी हुई थी। तभी आयान अपने होश में वापस आता है और एक नजर पाखी को देखता है, जो किसी बिना भाव के दूसरी तरफ देख रही थी। जिसे ऐसे देख आयान धीरे से अपना एक हाथ पाखी के हाथ पर रख देता है। आयान के हाथ का स्पर्श अपने हाथ पर महसूस करते ही पाखी की नजर आयान के हाथ पर जाती है, जिसे उसने अपने हाथ से ही हाथ पर रखा था। जिसे देख पाखी आयान को देखने लगती है। आयान पाखी को देखकर बोला, तुम ठीक हो पाखी? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? पाखी रूखेपन के साथ बोली, मैं ठीक हूँ या नहीं इस बात से तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा?
और तुम्हें कब मेरी फिक्र होने लगी है? तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए थे, तो अब क्यों फर्क पड़ने लगा? मैं ठीक रहूं या नहीं रहूं? वैसे भी तुम्हें मुझसे क्या? ये कहते हुए पाखी की आंखों में वापस से आयन के लिए नफरत झलक आ जाती है। जब आयन अपने प्यार की आंखों में अपने लिए इतनी सारी नफरत देखता है तो उसका दिल मानो टूट ही जाता है और कई टुकड़ों में टूटकर बिखर भी जाता है। मगर वह अपने अंदर के दर्द को बाहर नहीं आने देता, बल्कि अपने दर्द को अपने अंदर ही कहीं दबा लेता है। और साथ ही वह अपनी मायूस सी नजरों से पाखी को देखने लगता है, जिसे ऐसे मायूस देख पाखी अपनी नजरें फेर लेती है। पाखी अपनी नजरें फेरते हुए बोली, वेट एंड वॉच। इतना बोलकर वह सारे गेस्ट की तरफ देखने लगती है। मगर पाखी की बात सुनकर आयन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उसे हैरानी के साथ वह पाखी को देख रहा होता है। तभी मिस्टर रघुवंशी सारे गेस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए एक माइक हाथ में लेते हैं और कहते हैं। मिस्टर रघुवंशी बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसे ही मिस्टर रघुवंशी इतना कहते हैं, सारे गेस्ट बस उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। आर्यन और तनु भी उनके थोड़े पास जाकर खड़े हो जाते हैं और पाखी भी अपनी जगह से खड़ी होकर आयन की व्हील चेयर लेकर हॉल के बीच में पहुंच जाती है। सभी को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर मिस्टर रघुवंशी फिर बोलते हैं। मिस्टर रघुवंशी ने कहा, आज हमारे शॉर्ट इनविटेशन पर आप सभी यहाँ पर हमारी खुशियों में शामिल होने आए, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इतना बोलकर मिस्टर रघुवंशी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और मिसेस रघुवंशी की तरफ देखकर मोहिनी को प्यार से निहारते हुए फिर से कहते हैं। मिस्टर रघुवंशी बोले, वैसे तो आप सभी जानते हैं आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, जिसकी खुशी में आज ये पार्टी रखी गई है और आप सभी हमारे बुलाने पर यहाँ आए, उसके लिए एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया। यह कहते हुए वो मुस्कुराने लगते हैं। अपने पति की बात सुनकर मोहिनी भी मुस्कुरा उठती है। तभी वहां पर एक रोमांटिक सा गाना बजने लगता है, जिस पर सारे यंग और ओल्ड लोग डांस करने लगते हैं। तनु और आर्यन भी डांस कर रहे होते हैं। मोहित और मोहिनी भी एक दूसरे की आंखों में डूबकर डांस कर रहे होते हैं। मगर पाखी और आयान एक तरफ खड़े होते हैं। मतलब आयान अपनी व्हील चेयर पर बैठा होता है और पाखी उसके पास ही खड़ी होती है। पार्टी में सभी डांस में मस्त थे, मगर सब इस बात से अनजान थे कि इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इनवाइटेड नहीं थे, मगर फिर भी वे इस पार्टी में आए थे ताकि वो अपना काम कर सके। उनमें से एक आदमी मोहिनी का था और एक आर्यन का, जो आयान को मारने आया था। अभी सभी लोग डांस करने में बिजी थे, तभी अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है और एक बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ प्ले होने लगता है, जिसे देखते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जैसे ही म्यूजिक बंद होता है, ठीक वैसे ही सामने दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ चलने लगता है। म्यूजिक के इस तरह अचानक बंद हो जाने से पहले तो हर कोई हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, मगर जैसे ही सबकी नजरें सामने दीवार पर जाती है, वैसे ही सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और उसी हैरानी के साथ दीवार की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर कुछ फोटो दिखाई दे रही होती है। जैसे ही मोहिनी और मोहित दोनों की नजर भी उस स्क्रीन पर जाती है, ठीक वैसे ही वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं। मगर मोहित की हैरानी फिर एक बड़ी सी मुस्कान में बदल जाती है और उनके साथ सारे गेस्ट भी मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर मोहित और मोहिनी की शादी की फोटोज थी और उन फोटोज के साथ एक कोलाज चल रहा था, जिसमें शादी से लेकर उसके बाद की सारी यादें थी, जिसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं। आर्यन भी अपने मम्मी पापा की फोटो देखकर बहुत खुश हो जाता है। आर्यन को खुश देखकर तनु के चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, बल्कि वह अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचकर बस सामने स्क्रीन को बिना किसी भाव से देख रही होती है। ठीक वैसे ही पाखी अपनी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान लिए स्क्रीन की तरफ देख रही होती है, पर मोहिनी डर के मारे कांप रही थी और वह चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए मोहित से बोली। मोहिनी बोली, ये सब क्या है मोहित, प्लीज इसे बंद करवाओ। मैं नहीं चाहती कि हमारे उन हसीन पलों को और हमारी यादों को कोई देखे। प्लीज मोहित, बंद करवाओ ना।
सारे लोग देख रहे हैं। मोहित हैरानी और खुशी में बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो मोहिनी, जबकि तुम्हें पता है इस कोलाज में मैंने खुद कितनी मेहनत से तैयार किया है। ये कहते हुए मोहित खुश होता है, मगर सामने चल रही फोटो को देखकर मोहिनी डर से कांप रही होती है और उम्मीद कर रही होती है कि उसका आदमी जाग आकर जल्दी से आयान का काम तमाम कर दे, ताकि वो स्क्रीन पर चलती हुई फोटोज बंद हो जाए। अभी मोहिनी ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी सांसें अटक जाती हैं और आंखें डर से भर उठती है। पाखी जो आयान के साथ थी, वह आयान के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर कहती है। पाखी धीरे से बोली, लेट्स सी मिस्टर आयन रघुवंशी। इतना बोलकर पाखी अपनी एक उंगली स्क्रीन की तरफ कर देती है, जहां कुछ सालों पुरानी फोटो दिखाई दे रही होती है, जिसमें मोहिनी किसी लेडी के पेट में चाकू घोंप रही थी। कुछ फोटो में वह किसी को जिंदा जला रही थी और कुछ में वो जबरदस्ती पेपर पर साइन करवा रही थी। तो कुछ फोटो में वह गन पॉइंट पर किसी कुर्सी पर बैठी थी। ऐसी ही कई सारी फोटो स्क्रीन पर दिख रही थी, जिसे देखकर आयान अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी बंद आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ठीक वैसे ही पाखी की आंखों में आंसुओं की जगह नफरत और गुस्सा होता है। सारी फोटो को देखकर वहां मौजूद सारे गेस्ट हैरानी के साथ एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और मोहिनी की तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तो मोहिनी उन फोटो को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी, बंद करो इन फोटो को, प्लीज स्टॉप इट, बंद करो ये सब बकवास, ये एक सोची समझी साजिश है मेरे खिलाफ, बंद करो इन फोटो को दिखाना, कहते हुए जोर जोर से चिल्ला रही होती है। मगर उसकी बात कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं था। ना ही वो फोटो चलना बंद हो रही थी, ना लोगों को उन सारी फोटो को देखकर बातें करना बंद हो रहा था। सारे ही लोग मोहिनी को अजीब नजरों से देखकर बातें करने लगे थे और उसे खूनी कहने लगे थे। तो वहीं मोहित लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी आंखों से बहुत सारे आंसू बहने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मोहिनी इतनी बेरहम भी हो सकती है। अभी सारे आपस में बात ही कर रहे होते हैं, उतने में ही स्क्रीन पर एक सालों पुराना वीडियो प्ले होता है, जिसे देखकर सबकी आंखें जम सी जाती है। वीडियो में मोहिनी काफी सारे गुंडों के साथ होती है और साथ में उसके हाथ में गन भी थी। वह उस गन को गोल गोल घुमाते हुए अपने सामने बैठे 3 लोगों को देखकर हंस रही थी। उसके सामने 2 औरतें थी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था वे दोनों ही शादीशुदा है और उन्हीं के साथ एक आदमी भी था, जो उन्हीं 2 औरतों में से किसी एक का पति था। और उन्हीं तीनों के पास 2 मासूम छोटे बच्चे थे, जिनमें एक लड़का जिसकी उम्र 3 से 4 साल की होगी और एक छोटा सा लड़का जो यहीं 5 से 6 साल का होगा। वह दोनों ही एक एक औरत का हाथ पकड़कर काफी जोरों से रो रहे थे। छोटी बच्ची रोते हुए बोली, मम्मा ये क्या हो गया आपको, मम्मा कितना खून बह रहा है, कहते हुए वह जोर से रो रही थी। छोटा बच्चा बोला, माँ ये क्या हो रहा है माँ, मासी हमें क्यों मार रही है, माँ मासी से बोलो ना, वो ऐसा ना करे, कहते हुए वो बच्चा जोर जोर से रोए जा रहा था। जिन्हें रोते देख मोहिनी हंसते हुए बोली, मासी मासी नहीं मौत कहो आयान, अपनी और अपनी माँ के साथ, अपनी इस दोस्त और उसके पति के साथ, उसकी बेटी, तुम सब की मौत कहो, क्योंकि आज तुम सबका इस दुनिया में आखिरी दिन है और बहुत ही जल्द तुम सभी मरने वाले हो। ये कहते हुए ही मोहिनी जोर से हंस रही थी, जिसे हंसते देख आयन की मां मृणाल गुस्से में बोली, तू ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही मोहिनी, तू ऐसा कैसे कर सकती है, सिर्फ पैसों के लिए तू अपनी सगी बहन की जान कैसे ले सकती है। ये कहते हुए मृणाल की आंखों में बहुत गुस्सा होता है। तभी दूसरी औरत जो उस छोटी बच्ची की माँ होती है, जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम किसे अपनी छोटी बहन कह रही हो मृणाल, इस लड़की को जो सारे रिश्ते भुलाकर हमारी जान लेने पर तुली हुई है, वो भी पैसे और पावर के लिए। इतना बोल वह औरत गुस्से में मोहिनी की तरफ देख बोली, अरे तुझे पैसे और स्टेटस ही चाहिए था तो हमें कह देती, हम दोनों तुझे सब दे देते, मगर इन सब के लिए इतना नीचे गिरने की क्या जरूरत थी। जैसे ही वो औरत इस बात को कहती है, वैसे ही मोहिनी गुस्से में उस औरत को एक चाटा मार कर बोली,
मैंने तो सोचा था तेरे पति को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा कर उससे शादी कर तेरी जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी, मगर तेरे पति ने मुझे ठुकरा दिया, वो भी बस तेरे लिए। और तेरे जीते जी ये कभी मुझसे शादी नहीं करेगा, ना तेरे मरने के बाद। तो तुम दोनों साथ में मरो। और रही बात मेरी बहन की, तो तुम फिक्र भी मत करो दीदी। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे पति से शादी कर आराम से तुम्हारी जगह लेकर रहूंगी। तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम सब ऊपर जाकर प्यार और मोहब्बत के साथ रहना, जैसे यहाँ रहा करते थे। इतना बोल वह अपनी पकड़ी गन से छोटी बच्ची की माँ को गोली मार देती है और दूसरी गोली उसके पति को मार देती है, जो पहले से ही मरे हुए हालत में थे। गोली के चलते ही सबकी तेज चीख निकल जाती है, जिसे देख मोहिनी जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोली, इस जगह पर आग लगा दो, इन दोनों बच्चों को उसी आग में छोड़ दो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी सबूत ना रहे, इसलिए सारा घर जल जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। यह कहते हुए ही मोहिनी हंसने लगती है और हंसते हुए ही एक नवजात बच्चा, जो बस एक चादर में लिपटा हुआ था, उसे अपनी गोद में लेकर वहां से जाने लगती है और उसके सारे आदमी उन लोगों को अंदर ही लॉक कर आग लगाकर चले जाते हैं। उस आग में सभी जलने लगते हैं। जैसे ही वो वीडियो खत्म होती है, ठीक वैसे ही सभी आपस में बातें करने लगते हैं। वैसे ही बातें करते हुए बोले, सालों पहले जो इतना बड़ा हादसा हुआ था, मिस्टर सिन्हा और उनकी पत्नी, उनकी बेटी और मिसेस रघुवंशी की मौत हुई थी, वो सब मोहिनी रघुवंशी ने किया था। अरे मैं तो मोहिनी रघुवंशी को एक कामयाब नेक दिल औरत समझती थी, मगर मुझे नहीं पता था इसने पैसों के लिए 5 जानें ली है और अपनी ही नहीं, बहन के पति से शादी भी कर ली। ये खूनी है, इसने खून किया है। सारे गेस्ट मोहिनी को खूनी खूनी कहते हुए अजीब नजरों से देखने लगते हैं और सभी की नजरों में मोहिनी अपने लिए नफरत देख डर जाती है और डरते हुए मोहित से बोली, मोहित, ये सब झूठ है, मेरी बातों का यकीन करो, ये सब मैंने नहीं किया, ना ही वो मैं हूँ। पता नहीं कहाँ से किसी ने वीडियो बनाकर, फेक फोटो बनाकर यहाँ ऐसे सबके सामने दिखाया। मेरा यकीन करो मोहित, वो मैं नहीं हूँ। मैं क्यों अपनी ही बहन और उसके दोनों दोस्तों को मारूंगी, जिन पर दीदी की जान बसती है। तुम तो जानते हो मैं अपनी दीदी से कितना प्यार करती थी, मैं कैसे उन्हें मार सकती हूँ। बोलते हुए ही मोहिनी रोते हुए जैसे मोहित के हाथ पर अपने दोनों हाथों को रखती है, ठीक वैसे ही मोहित गुस्से में मोहिनी का हाथ झटक कर चिल्लाते हुए बोला, दूर हटो मुझसे, तुम खूनी हो। तुम मेरी पत्नी, मेरी मृणाल का खून किया है तुमने, वो भी इसलिए ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। और तुमने मेरे दोस्तों और अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड परी को मार दिया, क्योंकि सिन्हा ने तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा दिया और अपनी पत्नी परी को नहीं छोड़ा। तुमने इन सब के लिए उन्हें मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मोहिनी? कैसे तुम किसी की जान ले सकती हो? अरे, तुम्हें उन छोटे बच्चों पर भी दया नहीं आई, जिन्हें तुमने उस जलती आग में झोंक दिया। अगर उस दिन आग लगने की खबर मीडिया में ना आ गई होती और समय पर पुलिस और मैं वहां नहीं पहुंचा होता, तो मैं अपने बेटे आयान को भी खो देता। ये कहते हुए ही मोहित जोर से रो पड़ता है और रोते हुए ही बोला, तुमने मुझसे मेरे दोनों सबसे अच्छे दोस्तों को भी छीन लिया। और अफसोस की बात तो यह है, मैंने अपने बेटे को तो बचा लिया, मगर अपने दोस्त की बच्ची को नहीं बचा पाया। इतना कहकर मोहित जमीन पर बैठकर जोर से रोने लगता है। मोहित की बात सुनकर अब मोहिनी को सब समझ आ जाता है। अब उसका सच दुनिया के सामने आ चुका है, तो अब अच्छे होने का नाटक करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका सच सिर्फ घर वालों को ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के सामने भी आ चुका है। ये सोचकर ही मोहिनी सभी लोगों को देखती है, जो उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। जिसके बाद वह अपने घर वालों की तरफ देखती है, जो सब भी उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें ऐसे देख मोहिनी जोर से पागलों की तरह हंसते हुए बोली, हाँ, ये सब मैंने किया। मैंने ही मारा तुम्हारी प्यारी पत्नी मृणाल को और तुम्हारे दोनों दोस्त परी और प्रतीक। उन दोनों को भी मैंने ही मारा, वो भी इसलिए ताकि मैं उन दोनों की सारी प्रॉपर्टी पर राज कर सकूं
और अपनी बहन की जगह लेकर खुद मिसेस रघुवंशी बन सकूं। इसलिए मैंने सब कुछ किया, और जो भी मैंने किया, मुझे उन सब के लिए कोई भी अफसोस नहीं है। हाँ, नहीं है मुझे किसी भी बात का अफसोस, क्योंकि मैंने जो किया सही किया। पैसे और पावर किसे नहीं चाहिए? हर किसी को पैसे और पावर दोनों चाहिए होते हैं। मेरी बहन तो मिडिल क्लास थी, मगर उसकी दोस्त परी काफी अमीर थी, और तुम्हारे साथ प्रतीक भी। मगर फिर भी तुमने मृणाल को पसंद किया और उससे शादी की, और उस परी और प्रतीक दोनों ने इतने अमीर होने के बावजूद भी मृणाल को इतना सारा प्यार दिया। तुम चारों की दोस्ती और किस्से सुन सुनकर पक चुकी थी मैं, इसलिए ही मैंने मारा। हाँ, इसलिए ही मैंने उन तीनों को मार दिया, और उनके साथ उनके बच्चों को भी। पर आयान उसकी किस्मत अच्छी निकली, जो वो उस आग से जिंदा बचकर निकल गया। मगर अब नहीं, अब आयान को मरना होगा। वैसे भी आयान मरेगा, तभी तो मेरा बेटा इस पूरे एम्पायर का मालिक बनेगा। इतना कहते हुए ही मोहिनी किसी पागल की तरह व्यवहार कर रही थी, जिसे ऐसे देख सभी गेस्ट हैरान होते हैं तो घर वाले वंदना और उनके पति नयन सभी हैरान होते हैं। तो आर्यन को तो समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या और कैसे हो गया। कोई भी कुछ समझ पाता उससे ही पहले वहां पर एक गोली चलने की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुन सभी एकदम डर से कांप उठते हैं और अपने आप को देखने लगते हैं, कहीं उन्हें गोली तो नहीं लगी। मगर गोली किसी भी गेस्ट को नहीं लगती। ये देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। तो पाखी और आर्यन, जो दोनों ही मेहमानों के बीच में खड़े थे, गोली चलने की आवाज सुनकर वे दोनों ही अपनी जगह पर जम जाते हैं, और उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि गोली चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि मोहिनी होती है, जिसने गोली आयान पर चलाई थी। मगर समय रहते ही पाखी ने मोहिनी की को ऐसा करते देख लिया था, और झट से आयान की ओ को उसकी चेयर के साथ ही साइड में धकेल दिया था, जिस कारण मोहिनी की गोली सीधे पाखी के एक हाथ में लगी थी, जिस कारण पाखी के हाथ से खून बह रहा था और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी। उतने में ही पाखी के पास खड़े लोग उसे संभाल लेते हैं, मगर जैसे ही आयान होश में आता है और खुद को गिरा और गोली चलने की आवाज सुनता है, वैसे ही वो जोर से चीखता है, पाखी। तो आयान के मुंह से पाखी शब्द सुनते ही सभी पाखी की तरफ देखने लगते हैं। तनु जल्दी से पाखी के पास आ जाती है और उसे देखकर रोने लगती है। आयान भी जल्दी से पाखी के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाकर रोते हुए पाखी पाखी कहते हुए उसे हिलाने लगता है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जो आते ही सीधे मोहिनी के पास जाकर उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाने लगती है। मगर मोहिनी बार बार खुद को छोड़ देने के लिए कहती है, पर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और अपने साथ ले जाते हैं। आयान रोते हुए बोलता है, तुम पागल हो गई हो पाखी, ये तुमने क्या किया? अगर वो मुझे मारना चाहती थी तो तुम मुझे मर जाने देती। वैसे भी तुम तो मुझसे नफरत करती हो। अगर गोली मुझे लगती तो मैं मर जाता, और मेरे साथ ही तुम्हारी नफरत भरी मोहब्बत भी खत्म हो जाती। तो तुमने क्यों गोली को अपने ऊपर लिया? कहते हुए आयान पागलों की तरह रो रहा होता है। मगर आयान की बात सुनकर पाखी के होठों पर दर्द की जगह मुस्कान तैरने लगती है, और वह आयान से अलग होकर अपने हाथ को देखने लगती है, जिससे इस समय बहुत खून बह रहा था। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पाखी बोली, तुम मेरे लिए रो रहे हो आयान? वो भी इस मामूली सी चोट के लिए? तुमने तो मुझे जितने दर्द दिए उसके सामने ये मामूली सी चोट कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर पाखी आयान को देखने लगती है। आर्यन भी पाखी के पास आकर उसके हाथ में रुमाल बांधते हुए रोते हुए बोला। आर्यन बोला, इतना खून बह रहा है पाखी, तुम उठो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए ही आर्यन पाखी को अपनी गोद में उठाने लगता है, जिसे ऐसा करते देख पाखी आर्यन को गुस्से में ही अपना एक हाथ दिखाकर वहीं रुकने को कहती है। साथ ही तनु जो उसके पास थी उसे कुछ इशारा करती है, जिसे समझ तनु अपने सारे गार्ड और सभी गेस्ट को बाहर भेजने को कहती है, और खुद डॉक्टर को कॉल कर वहां आने के लिए कहती है। कुछ ही मिनटों में सारा हॉल खाली हो चुका होता है। अब वहां सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे, जिनमें मोहित, वंदना और उसका पति और बेटी नयन थे। उसके अलावा तनु, समर और मिस्टर जैन और आर्यन ही वहां बचे थे। सारा हॉल
खाली होते ही सभी पाखी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तब आर्यन अपनी आंखों में आंसू और दर्द लिए बोला, पाखी जिद मत करो, तुम्हें गोली लगी है, खून बह रहा है, चलो मेरे साथ, नहीं तो इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे ही आर्यन ये कहता है, पाखी उसे गुस्से में देखने लगती है। पाखी को इस तरह गुस्से में देख आर्यन डर जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, डॉक्टरों की एक टीम वहां आ जाती है जिसे तनु ने बुलाया था। डॉक्टर को देखते ही आर्यन उन्हें जल्दी से पाखी को देखने के लिए कहता है। डॉक्टर तुरंत पाखी के पास आकर उसके हाथ को देखने लगते हैं, जिस पर बंधा रुमाल पूरी तरह से खून से लाल हो चुका था। यह देखकर डॉक्टर तुरंत उसके हाथ की जांच करने लगते हैं। फिर चोट वाली जगह को साफ करके उस पर पट्टी बांध देते हैं, क्योंकि गोली बस पाखी के हाथ को छू कर निकल गई थी। उसे गंभीर चोट नहीं लगी थी, इस कारण कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर मरहम पट्टी करके आयान से कहते हैं, मिस्टर रघुवंशी, घबराने वाली कोई बात नहीं, गोली बस इनके हाथ को छू कर निकल गई, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। हमने दवा लगा दी है और पट्टी भी कर दी है, साथ ही संक्रमण न हो इसलिए इंजेक्शन भी दे दिया है। अब कोई खास चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर आयान के साथ साथ आर्यन, तनु, नयन और सभी लोगों को राहत मिलती है। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पाखी आर्यन की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में अब भी आंसू थे। उसकी आंखों में पाखी अपने लिए प्यार और दर्द दोनों ही साफ नजर आते हैं। ये सब देख पाखी बिना किसी भाव से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना कहकर पाखी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। पाखी की ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। तब पाखी सभी को देखकर कहती है, आप सभी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। इतना कहकर पाखी आर्यन का एक हाथ पकड़कर उसे ऊपर सीढ़ियों की ओर ले जाती है। इस समय पाखी के चेहरे पर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। पाखी को इस तरह गुस्से में देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, पर आयान अभी भी हॉल में बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, चेहरे पर बेहिसाब दर्द। वह खुद को किसी तरह संभाल कर अपने कमरे की ओर चला जाता है। इधर पाखी आर्यन का हाथ पकड़ उसे गुस्से में उसके कमरे में ले जाती है और अंदर आते ही उसका हाथ छोड़कर दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है और आर्यन को ही देखने लगती है, जो उसे हैरानी से देख रहा था। जैसे ही आर्यन कुछ बोलने को होता है, ठीक वैसे ही पाखी एक जोरदार थप्पड़ आर्यन के गाल पर जड़ देती है। थप्पड़ इतना तेज होता है कि आर्यन का चेहरा दूसरी ओर मुड़ जाता है और वह अपने गाल पर हाथ रखे हुए पाखी को हैरानी से देखने लगता है। उसे इस तरह देखते हुए पाकर पाखी गुस्से में आर्यन के करीब जाकर उसकी कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहती है, हाउ डेयर यू आर्यन, हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी नीचता पर कैसे उतर सकते हो। कहते हुए पाखी गुस्से से आर्यन को देख रही थी। आर्यन हैरानी से बोला, तुम क्या कह रही हो पाखी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या किया जो तुम मुझे इतनी नफरत से देख रही हो। पाखी कॉलर छोड़ते हुए गुस्से में बोली, यू इडियट, तुम्हें पता भी है आज तक तुम जिससे इतनी नफरत करते आए हो, जिसे तुम अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते आए हो, जिसे तुम आज तक एक सौतेला भाई समझते आए हो। पाखी ने आगे कहा, वो तुम्हारा सौतेला नहीं सगा भाई है, तुम्हारा अपना सगा भाई, जिसे तुम आज तक सौतेला ही समझते रहे और सौतेला समझकर उसे जान से मारने की साजिशें रचते रहे। जैसे ही पाखी यह बात कहती है, वैसे ही आर्यन के होश उड़ जाते हैं और वह बड़ी ही हैरानी के साथ पाखी को देखने लगता है, जिसे ऐसे खुद की तरफ देखता हुआ पाकर पाखी वापस से गुस्से में बोली, क्या हुआ, हैरानी हो रही है जानकर कि ये सारी बातें मुझे कैसे पता चली। तुम यही सोच रहे हो ना, तो सुनो, तुम्हें खुद अपने बारे में जितना नहीं पता उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारे बारे में पता है। और कभी तुमने खुद पर गौर किया है क्यों तुम्हारी और आयान दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, क्योंकि तुम दोनों अलग इंसान होने के बावजूद एक जैसे दिखते हो। और करोगे भी कैसे, उस मोहिनी ने तुम्हें ये तो बताया कि आयान की माँ और वो सगी बहनें हैं, इसलिए तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, मगर उसने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि आयान की माँ ही तुम्हारी माँ है और तुम दोनों की माँ एक ही है, कोई अलग नहीं।
और बचपन से लेकर आज तक उस मोहिनी ने जितना जहर तुम्हारे अंदर भरा, तुमने उसी जहर के चलते आयन से नफरत की। और तुम अपनी नफरत में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें सही और गलत कोई फर्क नजर नहीं आया। और उसी नफरत के चलते तुमने एक बार नहीं बल्कि कई बार आयन की जान लेनी चाही। और आज भी तुमने वही किया। आयन को अपने रास्ते से हटाने के लिए तुमने किसी किलर को हायर तक कर लिया। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो आर्यन? कैसे तुम ये सब कर सकते हो? इतना बोलकर पाखी जोर से रो पड़ती है। मगर पाखी की बात सुनकर आर्यन हैरानी के साथ अपनी आंखों में आंसू लिए पाखी को देखे जा रहा था। आर्यन पाखी को देखकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयन और मेरी माँ एक कैसे हो सकती है? आयन की माँ तो मर चुकी थी, तो वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? ये कहते हुए ही आर्यन काफी हैरान होता है। पाखी गुस्से में बोली, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो आर्यन, जो अभी तक कुछ समझ नहीं पाए? अभी उस वीडियो में जो तुमने जिस छोटे बच्चे को मोहिनी की गोद में देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि तुम खुद थे, जिसे मोहिनी ने मारा नहीं बल्कि अपने साथ जिंदा ले गई, ताकि तुम्हारे जरिए वह तुम्हारे डैड से शादी कर सके। क्योंकि उसे पता था कि वह तुम्हें मार देगी तो वह कभी भी तुम्हारे डैड से शादी नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने तुम्हें जिंदा छोड़ा। और उस समय तुम महज 12 दिन के थे, जिस कारण मृणाल माँ की हालत काफी नाजुक थी उस समय, और वह तुम्हें उस मोहिनी से छीन नहीं पाई। ये कहते हुए भी पाखी रो पड़ती है। पाखी को ऐसे रोते देख आर्यन उसके पास जाकर उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम इतना सब कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे पता कि आयन और मेरी माँ एक ही है? पाखी चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि वो छोटी बच्ची कोई और नहीं, मैं ही हूँ आर्यन। वो बच्ची मैं ही हूँ, जिसकी आंखों के सामने ही उस मोहिनी ने मेरे माँ पापा और मृणाल माँ को मार दिया। जैसे ही पाखी चिल्लाते हुए कहती है, वो लड़की मैं हूँ, जिसकी आंखों के सामने माँ पापा और मृणाल माँ को मार दिया, ये सुनकर आर्यन की हैरानी की सीमा नहीं होती और वह हैरान नजरों से पाखी को देखने लगता है। पाखी रोते हुए बोली, हाँ, ये सच है आर्यन। वो बच्ची और कोई नहीं, मैं ही थी, जिसके आंखों के सामने ही मोहिनी ने मेरे सारे परिवार को मार दिया, यहाँ तक कि मुझे भी मरने के लिए आग की लपेटों में छोड़कर चली गई। पर तब मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, जो हमारे घर के ड्राइवर ने मुझे बचा लिया और इतने सालों तक अपनी बेटी बनाकर पाला, इसलिए मुझे सब पता है। मगर तुम आर्यन, तुम्हें पता भी है, जब तुम हुए थे तब सबसे ज्यादा खुश तुम्हारा भाई आयान ही हुआ था, और उसी खुशी में उसने लोगों में कपड़े और मिठाई सब बंटवाई थी, और तुम उसी की जान के दुश्मन बन बैठे, वो भी इस दौलत के लिए जो तुम्हारी ही है। और एक बार अगर तुम आयान से बोलो तो वो अपनी जान भी तुम्हें दे देगा, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता है, और वो इतने सालों से चुप था क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर तुमने क्या किया आर्यन? तुमने 5 साल पहले अपने ही भाई पर इतना बड़ा हमला करवाया और एक्सीडेंट करवाया, जिससे उसकी जान लगभग जाते जाते बची। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? आज मुझे तुमसे नफरत हो रही है, जो मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त माना था। और तुमने क्या किया? तुमने अपने ही दोस्त के पति की जान लेने की कोशिश की और उस किलर को हायर किया। वो तो अच्छा हुआ जो मेरे गार्ड ने उसे सही समय पर पकड़ लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता और मैं आयान को हमेशा के लिए खो देती। इतना बोलते ही पाखी अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रख लेती है और वैसे ही बोली, मैं नफरत करती हूँ तुम्हारे भाई से, पर इतनी भी नहीं कि उसकी जान ले बैठूं। मगर तुम आर्यन, तुम तो सगे भाई होकर इतना सब कैसे कर सकते हो? ये कहते हुए ही पाखी गुस्से में आर्यन को देखने लगती है। पाखी की बात सुनकर आर्यन धड़ाम की आवाज के साथ अपने घुटनों पर जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है, और वैसे ही रोते हुए बोला, आयान मेरा अपना भाई है, जिसे मैं आज तक सोतेला समझकर नफरत करता आया। वही मेरा अपना सगा भाई निकला, और मैं बेवकूफ कभी ये समझ ही नहीं पाया और हमेशा नफरत करता रहा अपने भाई से, यहाँ तक कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की। ये कहते हुए आर्यन अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रख जोर से रोने लगता है। ये बोलते हुए ही आर्यन अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रख जोर से रोने लगता है,
जिसे रोते देख पाखी बोली, अभी भी समय है आर्यन, सुधर जाओ, वरना बाद में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही तुम्हारा भाई और ना ही मैं। इतना बोल पाखी वहां से चली जाती है। मगर आर्यन वैसे ही वहीं जमीन पर बैठा रोते हुए खुद से बोला, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैं क्या कर बैठा, क्यों मैं अपने ही भाई को पहचान नहीं पाया और उसके प्यार को समझ नहीं पाया। ये कहते हुए ही आर्यन काफी जोरों से रो रहा होता है। आयान का रूम। जब पाखी कमरे के अंदर आती है तो उसे कमरे में बस अंधेरा ही दिखता है। यह देखकर पाखी दीवार में लगी बटन दबाती है, जिससे पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। पाखी पूरे कमरे को देखने लगती है तो उसे आयान खिड़की के पास खड़ा दिखाई देता है, जो बाहर आसमान को देख रहा होता है। उसे ऐसे देख पाखी के कदम आयान की तरफ बढ़ जाते हैं और वह खुद भी आयान के पास जाकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है और खुद भी उस आसमान को देखने लगती है जिस पर काफी सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। पाखी और आयान दोनों ही बस खामोशी से खड़े उन तारों को देख रहे थे, मगर कोई भी किसी से कुछ कह नहीं रहा था। दोनों ही काफी देर तक वैसे ही खामोश खड़े रहते हैं, बिना किसी की तरफ देखे या एक शब्द भी कहे बिना। मगर काफी देर खड़े रहने के बाद आयान उस खामोशी को तोड़ते हुए बिना पलकाए झपकते हुए कहता है, आयन ने कहा, क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो पाखी? पाखी ने कहा बिना किसी भाव के, हाँ, मैं आज भी तुमसे नफरत करती हूँ और मेरी ये नफरत कभी खत्म नहीं होने वाली। आयन की बात सुनकर पाखी ने यह कहा। पाखी की बात सुन आयन की आंखों में नमी और बढ़ जाती है, जिसे वह साफ कर खिड़की बंद कर अपने बेड की तरफ बढ़ जाता है और अपनी साइड में जाकर सो जाता है। आयान को वैसे जाकर सोते हुए देख पाखी की आंखों में खालीपन सा आ जाता है और वह उसी खालीपन के साथ ही अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। वहां से अपना नाइट ड्रेस निकालकर बेड की तरफ बढ़ जाती है। पाखी उस नाइट ड्रेस को बेड पर ही रखकर अपनी पहनी हुई ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश करने लगती है, मगर ड्रेस का नेक काफी डीप और जिप काफी नीचे होने के कारण पाखी का हाथ जिप तक नहीं पहुंच पा रहा था। यह देख पाखी के चेहरे पर चिढ़ नजर आने लगती है और उसी चिढ़ में उसे यह होश नहीं रहता कि उसके एक हाथ में चोट लगी है। वह उसी चोट लगे हाथ को पीछे की तरफ मोड़ती है ताकि जिप खोल सके, मगर हाथ पीछे करते ही पाखी की एक दर्द भरी आह निकल पड़ती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। पाखी की आह अपने कानों में पड़ते ही आयन जल्दी से बेड पर ही उठकर बैठ जाता है और पाखी को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर साफ दर्द झलक रहा था। आयन पाखी के पास जाकर बोला, पाखी तुम ठीक हो? क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कहते हुए वह पाखी की चोट लगे हाथ को देखने लगता है। पाखी आयन की आंखों में देखकर बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। इतना बोलकर पाखी शांत हो जाती है और शांत होकर आयन की आंखों में देखने लगती है, जिनकी आंखों में पाखी के लिए दर्द और फिक्र दोनों ही थे। उसे ऐसे देख पाखी आयन की तरफ अपनी पीठ कर खड़ी हो जाती है, साथ ही अपने सारे बालों को सामने की तरफ कर आयन से कहती है, आयन ड्रेस की जिप खुल नहीं रही, खोल दो। यह सब पाखी अपनी आवाज में काफी ज्यादा नरमी और हल्के इमोशन के साथ कहती है। पाखी की आवाज की नरमी और इमोशन देख आयन भी थोड़ा भावुक हो उठता है और पाखी की पीठ को देखने लगता है जो उसकी तरफ थी। पाखी खुद ही चाहती थी कि आयान उसकी मदद करे। ये देख आयान धीरे से पाखी की ड्रेस में लगी जिप खोलने लगता है, मगर ऐसा करने पर आयान की उंगलियां पाखी की खुली पीठ को छू लेती है, जिससे पाखी की आंखें एक अलग ही एहसास के चलते बंद हो जाती हैं और उसके अंदर काफी सारे इमोशंस आने और जाने लगते हैं। आयान ने धीरे से कहा, हो गया, तुम चेंज कर सकती हो। इतना बोलकर जैसे ही आयान पलट कर बेड पर वापस जाने लगता है, ठीक वैसे ही पाखी आयान का एक हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। पाखी के ऐसे अचानक से हाथ पकड़ने से आयान पलटकर पाखी को अपनी खाली आंखों से देखने लगता है। उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाकर पाखी धीरे से आयान के करीब आकर उसके सीने से लग जाती है और उसे काफी टाइट हग करते हुए जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, पाखी ने कहा, तुम हर बार मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हो आयन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? बचपन में भी तुम मुझे छोड़कर चले गए थे,
जब सालों बाद तुमने मुझे देखा तब भी मुझे छोड़कर चले गए, और जब शादी की तब भी इस्तेमाल कर छोड़कर चले गए, और आज अभी जब तुम मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो भी तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आयन? क्यों तुम हर बार मुझे ऐसे ही दर्द देकर दर्द में छोड़कर चले जाते हो? क्या एक बार भी तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? क्यों तुम मुझे समझते नहीं हो? क्यों तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों आयन, क्यों? कहते हुए ही पाखी काफी जोरों से रोने लगती है। पाखी की बात सुनकर आयन की आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं और वह कसकर पाखी को अपने सीने से लगाकर रोते हुए कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं जाता पाखी, बस हालात हमें एक दूसरे से दूर कर देते हैं और हम चाह कर भी एक साथ नहीं आ पाते। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, और तुम्हारे सिवा मेरे दिल में और कोई नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ पाखी, मगर मैं कैसे तुम्हें ये बताऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। यह कहते हुए आयान भी पाखी की तरह काफी जोर से रो रहा होता है। पाखी रोते हुए बोली, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ आयन, और सिर्फ नफरत। जैसे ही पाखी ये बात कहती है वैसे ही आयन पाखी को खुद से दूर कर देता है। जैसे ही पाखी अपनी बात खत्म करती है वैसे ही आयन पाखी को खुद से दूर कर उसे हैरान नजरों से देखने लगता है, मगर पाखी अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए आयान की आंखों में देखते हुए कहती है। पाखी बोलती है, इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच में तुमसे नफरत करती हूँ, और मेरी नफरत कभी मोहब्बत में बदलने वाली नहीं है, ना ही मैं मोहब्बत का नाम लूंगी। बिकॉज आई हेट यू आयन, आई हेट यू। इतना बोलकर पाखी अपनी ड्रेस अपने कंधे से नीचे कर उसे अपने बदन से निकाल देती है। जिसे ऐसे करते देख आयन अपनी नजरें फेर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी काफी बेशर्म है, उसे जरा सी भी शर्म नहीं आती। आयन को खुद से नजर फेरते हुए देख पाखी की आंखें फिर से खालीपन से भर जाती है, और वह वैसे ही आयन के सामने जाकर उसे देखते हुए कहती है, आयन तुम मुझसे ऐसे नजरें क्यों फेर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बीच जो गलतफहमी है हम उसे मिटाकर साथ में खुश रह सके? ये कहते हुए पाखी लगातार आयन की आंखों में देख रही होती है। आयन पाखी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ पाखी कि हम भी बाकी सारे पति पत्नी की तरह खुश रहें और हमेशा साथ रहे। मगर यह कहते कहते आयन रुक जाता है, क्योंकि पाखी उसकी शर्ट की बटन खोल रही थी, और यह देखते ही आयन को वह पल याद आ जाता है जब कुछ दिन पहले पाखी ने ही उसे अपनी तरफ बुलाया था। जब वह पूरी तरह से अपने आप पर काबू नहीं रख पाया था तब पाखी ने उसे लात मारकर खुद से ही दूर कर दिया था। इस बात को याद करते ही आयन की आंखें हल्की सी नम हो जाती है और वह अपनी नम आंखों से पाखी को देखने लगता है, जो अपनी आंखों में बहुत सारे जज्बातों के साथ एक तीव्र इच्छा लिए उसे देख रही थी। इसे देखते हुए आयन पाखी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोक देता है, मगर कुछ कहता नहीं। आयन को ऐसा करते हुए देख पाखी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह उन्हीं आंसुओं के साथ भीगी नजरों से आयन को देखते हुए कहती है, जानती हूँ आयन, तुम क्या सोच रहे हो। मैंने उस दिन जो तुम्हारे साथ किया तुम वही सब सोच रहे हो, मगर मैं इस बार वैसा कुछ भी नहीं करना चाहती। इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ, हमारे बीच की दूरियां मिटा दो। मुझे तुम इस बार खुद से दूर मत करो आयन, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। यह कहते हुए पाखी की आवाज काफी भारी हो चुकी थी। आयन दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें मेरी जरूरत है या मेरी बॉडी की जरूरत है पाखी, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए? यह कहते हुए आयन की आवाज दर्द से भरी होती है, मगर आयन की बात सुनकर पाखी की आंखों की नमी आंसुओं में बदल जाती है। वह बिना कुछ कहे ही बस आयन की आंखों में देखती रहती है, मगर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहती। उसे ऐसे शांत देखकर आयन अपने चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कान लिए पाखी को देखता रहता है, जो उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी, मगर उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। आयन पाखी की आंखों में उन आंसुओं को ज्यादा देर तक देख नहीं पाता, इसलिए वह पाखी को अपने सीने से लगाकर उसे कस कर गले से लगा लेता है। पाखी भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे उसी तरह कसकर गले से लगा लेती है। इस समय दोनों की ही आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं।
साथ ही बहुत सारे जज्बात भी, जिस कारण वे दोनों अपने उन जज्बातों को संभाल नहीं पाते और एक बार फिर से फुट-फुट कर रो पड़ते हैं। वे दोनों काफ़ी देर तक यूं ही एक दूसरे को गले लगाए रोते रहते हैं। जब उनका रोना थमता है तो आयन धीरे से पाखी को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है और खुद भी पाखी के ऊपर आ जाता है। उसे अपने ऊपर देखकर पाखी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वह बस आयन को टकटकी लगाकर देखती रहती है, जो खुद भी अपनी आंखों में प्यार लिए पाखी के चेहरे को निहार रहा होता है। उसे ऐसे देखते हुए पाकर पाखी धीरे से कहती है, आई नीड यू आयन, आई नीड यू। जैसे ही पाखी ये कहती है वैसे ही आयन कुछ पल पाखी को देखता है, फिर धीरे से अपने होठों को उसके होठों से मिला देता है। इसके बाद आयन और पाखी दोनों ही आज अपनी मर्जी से पूरी तरह एक दूसरे में खोते चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनका वो कमरा प्यार की गर्माहट से भर जाता है। साथ ही कमरा किसी मधुर संगीत की तरह गूंजने लगता है। आगे कहानी का एक पार्ट और बाकी है, जिसमें बहुत कुछ बताया गया है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।